हे एवरीवन, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूँ संडे स्पेशल क्लास में। देखिए, संडे बहुत बिजी होता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, लेकिन फिर भी टाइम निकाल करके इस क्लास को मैं लाने की कोशिश करता हूँ। डर निकालो और पढ़ना सीखो को, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी इंग्लिश की जर्नी का। लंबे लंबे बड़े बड़े सेंटेंसेस जिसमें आपको समझ में ना आए किसने क्या कह दिया, किसने क्या कर दिया, ऐसे सेंटेंसेस को 100% अंडरस्टैंडिंग से कैसे पढ़ा जाए, इस क्लास में आपको सिखाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करें। क्लास आपको अच्छी लगती है मुझे पता है, एक लाइक ज़रूर देना, शेयर देना, ताकि इस क्लास को हर संडे हर रविवार आपसे शेयर किया जा सके। देखो, जितने भी सेंटेंसेस आप देखेंगे सभी द हिंदू से उठाए गए हैं और मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं उनमें। ये फर्स्ट सेंटेंस है अपना, इसमें कुछ एरर्स आपको मिलेंगी। पहले अपने इसको पढ़ेंगे, ब्रेक करेंगे और फिर लॉजिकली देखेंगे एरर्स कहाँ पे रखी हैं। कह रहा है जी, लैकिंग enthusiasm for change, constant reminders made the staff to adopt the updated procedures despite its reluctance to embrace new practices was quite evident। ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा ये आपको, आगे आगे देखना और थोड़े मुश्किल आएंगे। ये मैंने आपसे लास्ट क्लास में क्विज में दिया था ये सेंटेंस आपको। कह रहा है जी, लैक करते हुए या कमी करते हुए, कमी रखते हुए। When you lack something, आप में उस चीज़ की कमी है। If you lack money, आपके पास पैसा नहीं है। If you lack knowledge, आपके पास ज्ञान नहीं है। कह रहा है जी, कमी रखते हुए एंथुजियाज़म की, जोश की, और जो एंथुजियाज़म था वो था चेंज के लिए, बदलाव के लिए। कह रहा है ऐसा काम करते हुए जो कांस्टेंट रिमाइंडर्स थे, बार बार आने वाले रिमाइंडर्स थे, उन्होंने मेक किया स्टाफ को कि वो अडॉप्ट करें। अब ये क्या हुआ भला भाई, मेक द स्टाफ टू अडॉप्ट। देखिए, मेक यहाँ पे एक कॉसेटिव वर्ब है, किसी से कोई काम करवाया जा रहा है और जबरन करवाया जा रहा है, ज़बरदस्ती। तो कांस्टेंट रिमाइंडर्स ने ना मेक किया स्टाफ को कि वो अडॉप्ट करें, जबरन फोर्स किया स्टाफ को कि वो अपनाएं अपडेटेड प्रोसीजर्स को, नए प्रोसीजर्स को, बावजूद इसकी रिलक्टेंस के, अनिच्छा के। रिलक्टेंस होती है किसी काम को ना करने की, है ना, आपकी जो अंदर इंटेंट होता है ना कि नहीं करूँगा, बावजूद इस स्टाफ के रिलेक्टेंस के, अनिच्छा के, जो थी एम्ब्रेस करने की न्यू प्रैक्टिसेस को, नई प्रथाओं को। कह रहे वो बहुत एविडेंट थी, वो बहुत साफ थी, बड़ी ही जाहिर थी, क्लियर थी। तो स्टाफ चाहता था कि हम पुराने ढर्रे पे चले, बिल्कुल वैसा जैसे चलता है वैसे चले। कोई एंथुजियाज्म उनमें था नहीं बदलाव के लिए। फिर भी जो कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स आए उसने उनको मजबूर कर दिया कि वो अडॉप्ट करें अपडेटेड प्रोसीजर्स को। पढ़ने में थोड़ा सा लगा होगा आपको, वर्ड्स अच्छे हैं ना इसमें। अब देखो, इस सेंटेंस को बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता था अगर आप इस फॉर्म में इसको दिमाग में प्रोसेस करते। लैकिंग एंथुसियाज्म फॉर चेंज, ये पूरा का पूरा एक प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन फ्रेज है। जब दो काम आप कर रहे होते हैं तो पहले काम को आप बता देते हैं वर्ब की मेन वर्ब से सेंटेंस में, और दूसरे काम को वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा करके कॉमा के साथ में बता सकते हैं। जैसे आपने पढ़ाई करते हुए आप म्यूजिक सुन रहे थे, सो यू वर स्टडिंग कॉमा लिसनिंग टू म्यूजिक। तो ये लिसनिंग जो है स्टडी वर्ब के साथ में साइमल्टेनियस एक्शन का काम कर रहा है, और वैसे ही लैक करने का काम भी साइमल्टेनियस एक्शन का है, क्योंकि इसी से सेंटेंस की शुरुआत हुई है। ठीक है, चेंज की, कमी रखते हुए, बदलाव के लिए। कांस्टेंट रिमाइंडर्स जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब बन जाएगी इसकी मेक। कांस्टेंट रिमाइंडर्स ने मेक किया स्टाफ को कि वो अडॉप्ट करें, वो अपनाएं। क्या मजबूर किया कि वो अपनाएं अपडेटेड प्रोसीजर्स को, बावजूद या डिस्पाइट इस स्टाफ की रिलेक्टेंस के, जो एम्ब्रेस करने की थी, अपना लेने की थी। एम्ब्रेस और अडॉप्ट एक ही बात है, एम्ब्रेस करना, अडॉप्ट करना। नई प्रैक्टिसेस को वो बहुत एविडेंट थी, साफ तरीके से जाहिर थी। चलो, मीनिंग आपने निकाल लिया। अब देखते हैं सेंटेंस में एरर्स। एक नहीं, दो नहीं, आपको 3 एरर्स मिलेंगी इसमें, है ना। 3 एरर्स आपको इसमें मिलेंगी। समझे अब इसको, एक एक कॉन्सेप्ट को। देखो, पहली एरर क्या है जी, मुझे बताओ ये लैकिंग का जो काम है ये कौन कर रहा था। लैकिंग एंथुसियाज्म फॉर चेंज, ये काम कौन कर रहा था। लैक कौन कर रहा था एंथुसियाज्म को, रिमाइंडर लैक कर रहे थे या स्टाफ लैक कर रहा था।
जो रिमाइंडर आ रहे थे ऊपर से, लेटर्स आ रहे थे, ईमेल्स आ रहे थे, क्या उनमें एंथुजियाज्म कम था या फिर स्टाफ में एंथुजियाज्म कम था? अरे भाई साहब, स्टाफ में एंथुजियाज्म कम था, इसीलिए तो लेटर आ रहे थे ऊपर से। तो ये जो स्टाफ है ना, इससे ये लैकिंग वर्ब जो है कनेक्ट होनी चाहिए। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म साइमल्टेनियस एक्शन इस स्टाफ वर्ब से कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होगा उससे ये वर्ब जो है कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो रिमाइंडर्स नाम के नाउन से लैकिंग वर्ब का कनेक्शन बैठ गया। सेंटेंस का मीनिंग ऐसा निकला कि रिमाइंडर्स ने स्टाफ को फोर्स किया कि आप अपने आप को बदलें, और रिमाइंडर्स कुछ इस तरह के थे जिनमें एंथुजियाज्म ही नहीं था चेंज का। ऐसा मीनिंग तो नहीं है ना? तो क्या करें ऐसा? आपको करना पड़ेगा कि स्टाफ जो है ना, स्टाफ जो कि इस मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की पोजीशन में लाना होगा। अगर आप इसको सब्जेक्ट बना दें तो फिर अपने आप ये लैकिंग वर्ब से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, साइमल्टेनियस एक्शन वाला जो पार्टिसिपल होता है वो हमेशा सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। तो मैं क्या करूं, इसको एक्टिव से पैसिव में बदल देता हूं। मेरे ख्याल से एक्टिव पैसिव करते ही मेरी सॉल्यूशन जो है निकल आएगा। लेकिन समस्या ये है, ये मेक वर्ब जो किसी को मजबूर करने के लिए यूज होती है, इसको पैसिव में कैसे बदला जाए, तो इसको अलग से देख लेते हैं। देखिए, जो मेक वर्ब है ना, ये फोर्स वर्ब की तरह ही काम करती है, किसी से कोई काम करवाना। फोर्स समवन टू डू समथिंग, या फिर आप लिख दें मेक समवन डू समथिंग। मेक के साथ में टू डू नहीं आता, आप सीधे टू को निकाल के डू लिखें, फोर्स के जैसा टू डू लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आफ्टर द इंसिडेंट पीपल फोर्स द मिनिस्टर टू रिजाइन। इंसिडेंट के बाद में, घटना के बाद में लोगों ने मजबूर कर दिया मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए। फोर्स्ड वर्ब आ गई, समवन की जगह पे मिनिस्टर आ गया, और काम को बता दिया आपने टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म से। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं मेक वर्ब का इस्तेमाल करूं इस केस में, मीनिंग तो वही देगी, लेकिन यहाँ पे टू रिजाइन की जगह मुझे रिजाइन लिखना होगा। इतना समझ गए? अगर इस तरीके से चला जाए, तो यहाँ पे मेड के बाद में टू अडॉप्ट, ये भी गलत है। आपको तो टू अडॉप्ट लिखना ही नहीं था, अडॉप्ट लिखना था बिना टू के। लेकिन हम तो इसको पैसिव में बदलना चाह रहे हैं। एक्टिव में ये वर्ब हमारे काम की नहीं है, क्योंकि कनेक्शन बैठ नहीं रहा। तो क्या करें भाई, पैसिव में चलते हैं। पैसिव के अंदर फोर्स वर्ब और मेक वर्ब बिल्कुल सेम तरीके से चलती है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। एक्टिव में फ़र्क ज़रूर है, यहाँ पे बेस फॉर्म आ गई, यहाँ पे टू इन्फिनेटिव आ गया। एक्टिव में ऐसा फ़र्क नहीं है, पैसिव में नहीं है। पैसिव में आप सीधा लिखें द इंसिडेंट के बाद मिनिस्टर वॉज फोर्स टू रिज़ाइन, या द मिनिस्टर वॉज मेड टू रिज़ाइन। फिर ध्यान दे लेना, बातों बातों में बात निकल ना जाए। एक्टिव में फ़र्क है इन दोनों वर्ब्स में, यहाँ पे टू नहीं आ रहा, यहाँ पे टू आ रहा है। पैसिव में फ़र्क भाई साहब नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस वर्ब को फोर्स वर्ब की तरह ही मेक वर्ब को पैसिव में बदल देना है। और फिर मैं लिख दूंगा द स्टाफ वॉज मेड टू अडॉप्ट। देखना, टू इन्फिनेटिव लगाया है, मेड की जगह फोर्स भी लगा सकता था। टू अडॉप्ट द अपडेटेड प्रोसीजर्स बाय कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स, बाय लगा के सब्जेक्ट आ गया एक्टिव वाला, और स्टाफ बन गया अब आपका सब्जेक्ट। अब स्टाफ से लैकिंग जुड़ गया, कनेक्शन बैठ गया, मामला सेट है। समझ गए? तो ये एरर थी, सिंटैक्स बेस्ड एरर बोलते हैं इसको। किसी कॉन्सेप्ट में अलग से नहीं आएगी ये, ना ये नाउन चैप्टर में आती है, ना एडजेक्टिव चैप्टर में आती है। डेंगलिंग पार्टिसिपल चैप्टर होता है एक अलग से सिंटैक्स बेस्ड, वहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट आपको सीखने होते हैं। चलो, नया कोर्स ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो गया है, 1 2 3 4 5 दिनों में इसको लाइव कर देंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बड़े डिटेल में, बिल्कुल 10वीं क्लास का बच्चा अगर इंग्लिश सीख के किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहे तो बिल्कुल बेसिक लेवल से आप इंग्लिश कैसे करेंगे कोर्स में आपको सिखाई जाएगी। 2-5 दिन मुझे और दो ताकि मैं उसको, चलो अब आ जाओ दूसरी एरर पे। दूसरी एरर ये है जी, डिस्पाइट वाली, 2 3 4 5 बार करवा भी चुके हैं, आपको पकड़ में आ गई होगी। एरर ये कहती है कि डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन क्या लेती है अपने बाद लेती है ऑब्जेक्ट्स को। अगर डिस्पाइट का मतलब बावजूद है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आपने ले लिया रिलक्टेंस, बावजूद रिलक्टेंस के, बावजूद अनिच्छा के, तो फिर ये जो वॉज वर्ब है ना, इसका कोई काम नहीं है। समझ गए? क्योंकि ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता इस वर्ब का, ये तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बन गया। नाउन्स के साथ एक समस्या है,
अगर वो किसी का ऑब्जेक्ट बन जाएं, चेला बन जाएं, तो फिर किसी का गुरु यानी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। तो ये रिलक्टेंस जैसे ही इसका चेला बना, इस वर्ब का सब्जेक्ट गायब हो गया, इसलिए मुझे बावजूद डिस्पाइट को चेंज करना पड़ेगा, एक ऐसी फॉर्म में लाना पड़ेगा जिसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब आ सकें। और वो फॉर्म क्या होती है? देखिए, दो तरीके से बना सकते हैं आप। डिस्पाइट के बाद में या तो लिख दें डिस्पाइट द फैक्ट दैट, डिस्पाइट से इसका चेला मिल जाएगा, फैक्ट नाम का नाउन, और दैट कंजंक्शन आ जाएगी। कंजंक्शन अपने बाद में सब्जेक्ट और वर्ब आने देती है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है जी? डिस्पाइट को खुद को ही कंजंक्शन में बदल दो और बावजूद वाला मीनिंग देने वाली कंजंक्शन हो। और ऐसी कंजंक्शन कौन सी अंग्रेजी में? ऑल्दो। ठीक है, ऑल्दो को इवन दो भी बोलते हैं और खाली दो भी बोलते हैं, चाहे आप दो लगाएं, ऑल्दो लगाएं, इवन दो लगाएं। तो ऑल्दो, इवन दो या दो, इट्स रिलक्टेंस टू एम्ब्रेस न्यू प्रैक्टिसेस वाज क्वाइट एविडेंट। तो चाहे तो आप इसको चेंज कर लेना, या फिर जो सिंपल तरीका वही है, यहाँ डिस्पाइट के बाद में लिख दें डिस्पाइट द फैक्ट दैट। तो दैट कंजंक्शन से ये सब्जेक्ट वर्ब सेटिस्फाई हो जाते हैं। चलिए बढ़े नेक्स्ट सेंटेंस पे। बिल्कुल इसी तरीके से ब्रेक करना है। लंबा सेंटेंस है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ चला गया? घबराना नहीं है, सेंटेंस लंबा है पर बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा। स्ट्रक्चर्ड वे में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी के लिए जरूर से डाउनलोड करें YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, आपकी अपनी ऐप है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर कर सकते हैं। आपको ऐप पे मिलेगा राइटिंग का कोर्स, बहुत अफोर्डेबल कोर्स है। इस प्रीमियम कोर्स में आप इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं लगभग 60 घंटों में, किसी भी एग्जाम के लिए। 50,000 से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, लिखना सीख चुके हैं। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द राइटिंग कोर्स एज वेल। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा, जिसमें यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीएससी का सारा सिलेबस आपको इंग्लिश का कवर करवाते हैं। सी सेट से लेकर के आरसी, आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द मिशन यूपीएससी कोर्स एज वेल। एसएससी और बैंकिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें सारा सिलेबस एसएससी बैंकिंग का आपको हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ में कवर करवाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। चलिए, कह रहा जी द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप सेट टू विन अ सेकेंड टर्म आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग शोइंग इन द 2024 इलेक्शन, अ रेस दैट सॉ करंट वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस entered the fray late and faced tough odds, have been impeached twice in the past। सीधे इसको मैं छोटे टुकड़ों में बांट देता हूँ, दिमाग में जैसे आपके टूटने चाहिए थे, फिर पढ़ोगे तो दिमाग में सेटिंग बैठेगी इस सेंटेंस की। ठीक है, कोई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर ये टुकड़े आपके तो दिमाग में बैठ गए, मेरे नहीं बैठ रहे। भाई मैंने अपनी प्रैक्टिस से सीखे, आप अपनी प्रैक्टिस से सीखोगे, प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। अगर कोई बच्चा ऐसे 100 सेंटेंसेज मेरे साथ पढ़ ले, दिमाग में तोड़ना सीख ले, फिर उसके बाद वो बोले सर मुझसे नहीं टूट रहा, फिर तो हेल्प बनती है करनी। लेकिन ऐसे आप 2-5 सेंटेंस बना के तोड़ के देखो और आप सोचो कि मुझसे नहीं टूटा, करो, मेहनत लगेगी, 50-100 सेंटेंसेस तक पहुंचो। वैसे ऑलरेडी 15-20 वीडियोज आ चुकी हैं, तो उसमें 100 सेंटेंसेस मेरे ख्याल से 100 नहीं तो 50-60 तो हो ही गए हैं, है ना। चलो देखो, सेंटेंस बनेगा द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और इसके बाद लगा हुआ है कॉमा। कॉमा के बाद में लगी हुई है सेट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये थर्ड फॉर्म क्यों है, फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं है? देखो वैसे तो V1, V2, V3 सेट की सेट ही होती है, लेकिन मैं V3 इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी अकेले आती नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी अकेले आती नहीं है। अकेले आने का मतलब है इस कॉमा के बाद सीधे सीधे वर्ब आ रही है। जब भी वर्ब अकेली इस तरीके से आए, आइसोलेटेड होकर के, वो V3 ही हो सकती है और कोई वर्ब की फॉर्म नहीं हो सकती। तो सेट 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 मैं इसको V3 मान लेता हूँ। कहना ये चाह रहा है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, अब ये जो बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, इस ट्रंप के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कॉमा लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से ट्रंप के बारे में कुछ बताया गया है। ये वो ट्रंप है जो तैयार है, जो सेट है जीतने के लिए दूसरे कार्यकाल को, सेकेंड टर्म को। और ये सारा काम कब करेगा? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत शोइंग यानी प्रदर्शन के बाद में 2024 के इलेक्शन में। कह रहा है ये जो ट्रंप नाम का आदमी है, जो इस तरह का है, जो तैयार है अच्छा प्रदर्शन करके जीतने वाला है इलेक्शन को,
अब देखो आगे फिर लग गया कॉमा, ट्रम्प की वर्ब आई नहीं, आगे लिखा हुआ एक नाउन रेस। ये इलेक्शन के लिए कॉमा लगा करके एक नया एडजेक्टिवल या एडजेक्टिवल फ्रेज लगाया है जो इलेक्शन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखो यहाँ पे कॉमा लगा था ट्रम्प के बाद में, तो इस कॉमा से लेकर के इस कॉमा के बीच में ट्रम्प के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ कॉमा लगा इलेक्शन के बाद में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ से लेकर के इस कॉमा तक इलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है। भाई साहब ये वो इलेक्शन था जो एक रेस है, जो एक दौड़ थी, जिस दौड़ में देखा या सी किया सौ किया जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हैरिस कि उन्होंने एंटर किया फ्रे को काफ़ी लेट। फ्रे यानी प्रतियोगिता, कंपटीशन, लेट यानी देरी से। वो एंटर की गई इस कंपटीशन में बहुत देरी से, और जिन्होंने फेस किया, सामना किया बहुत टफ ऑड्स का। ऑड्स का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज़, टफ का मतलब होता है कठिन, जिनकी कठिन संभावनाएं थी उनके सामने टफ ऑड्स थे, जीतने के लिए बहुत चुनौतियां थी। कह रहे जी हैव बीन इम्पीच्ड ट्वाइस इन द पास्ट, ये पास्ट में 2 बार इम्पीच हो चुके हैं। अब थोड़ा सा सेंस कर रहा होगा, दिमाग में बना होगा। अगर मैं इस सेंटेंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहूँ तो मैं इस पूरे को ही गायब कर दूंगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उड़ा ही दूंगा मैं इसको, क्योंकि ये जो ऊपर वाला बताया गया ये ट्रम्प के बारे में बताया गया है ना, ये पूरा का पूरा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक बताया गया है ये इलेक्शन के बारे में बताया गया है। तो इसको अलग कर दो ना, इसको अलग करके बचा क्या आपके पास, इसको मैं निकाल रहा हूँ, देखो इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। इसको अलग करके बचा क्या, यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच हो चुका है 2 बार पास्ट में। अरे भाई ट्रंप तो एक ही आदमी है ना, तो हैव बीन इम्पीच्ड कैसे हुआ, हैज़ बीन इम्पीच्ड। तो ये सबसे सिंपल वाली एरर थी इसमें, जो आपको देखते ही पकड़ लेनी थी, बिल्कुल बेसिक लेवल वाली, प्रीलिम्स लेवल की, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिंगुलर वर्ब हैव बीन इम्पीच्ड लिखा है, गलत लिखा है, हैज़ बीन इम्पीच्ड लिखना चाहिए। इम्पीच करना अगर आपको नहीं पता, हिंदी में बोलते हैं महाभियोग चलाना। किसी बड़े जज पे, प्रेसिडेंट पे अगर आप जो है कोर्ट में बुला करके उस पर आरोप लगाते हैं तो उस पर महाभियोग चलता है, यानी उसको उसकी कुर्सी से हटा दिया जा सकता है। चलो अब पकड़ते हैं दूसरी एरर्स को, कहाँ मिलेंगी, कुछ आइडिया लगा आपको, नहीं लगा। चलो दूसरी एरर ये है, कमाला हैरिस जो हैं ये भी एक इंसान है, डोनाल्ड ट्रंप है ये भी इंसान है, ये वाइस प्रेसिडेंट थी करंट, ये यूएस प्रेसिडेंट था पुराना। इसके आगे द नहीं लगा, इसके आगे द लग गया, ऐसा क्यों भाई, ये भी इंसान ये भी इंसान, ये प्रेसिडेंट ये वाइस प्रेसिडेंट, ये पुराना है ये नहीं है। क्या रीज़न है कि द लगाया है फॉर्मर के पहले और नए वाले के पास नहीं लगाया? ऐसा होता है क्या, जो नहीं रह, जो पुराना हो फॉर्मर हो उसके आगे द लगा देते हैं, जो करंट हो उसके आगे नहीं लगाते? देखो आपको समझना पड़ेगा, जो नाम होते हैं ना, नेम्स ऑफ पीपल, अंग्रेजी में उनके आगे द नहीं लगता। द नरेंद्र मोदी, द अमन बहल, द कुछ भी लिखना चाहिए आप, ठीक है। द के साथ अपना नाम लिख लो ना आप, आपका जो भी नाम है, द के साथ में मनीष गोयल नहीं लगेगा, मनीष गोयल बिना द के आएगा। तो जब भी आप किसी नाम के आगे, किसी ओहदे को लगाते हैं, ओहदा मतलब डेजिग्नेशन, पुराना प्रेसिडेंट, करंट वाइस प्रेसिडेंट, तो आपको द का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ओहदा जो है इस नाम के लिए आया है, इस नाम के लिए आया, और नाम अपने आगे द को नहीं लेता। हाँ लेकिन अगर ऐसा हो कि सिर्फ प्रेसिडेंट का ओहदा दिया गया हो, डोनाल्ड ट्रंप ना लिखा हो, सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा दिया गया हो, कमाला हैरिस ना लिखा हो, तो उस केस में द लगेगा, क्योंकि ओहदों से पहले द लगाया जाता है, डेजिग्नेशन के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर। नाम अगर आ जाए डेजिग्नेशन के आगे तो फिर द को निकाल देना है। एक और केस है, एक्सेप्शनल केस बता देते हैं आपको, जब किसी नाम के आगे भी आप द का इस्तेमाल कर देते हैं। वो केस है जब कोई आदमी स्वर्गवासी हो। अगर आप लिख रहे हैं लेट महात्मा गांधी, तो आप लिखेंगे द लेट गांधी, समझ गए ना। लेट कैनेडी, जॉर्ज एफ कैनेडी, तो द लेट जॉर्ज एफ कैनेडी। स्वर्गवासी लोगों के आगे जब लेट लग जाता है, स्वर्गवासी लग जाता है, तो लेट के साथ में द का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो था, द का यहाँ से निकल जाना था, यहाँ भी बिना द, यहाँ भी बिना द। अब आ जाते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे। लास्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है जी, अलग से ले जाके समझाएंगे आपको,
जस्ट अ मिनट। कॉन्सेप्ट ये कहता है जी कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं जो किसी एक्शन को विटनेस करने के लिए यूज होती हैं। विटनेस करना यानी किसी एक्शन को देखना, नोटिस करना, सुनना, मतलब उसका गवाह बनना। सी, वॉच, ग्लांस तीनों का मतलब है किसी चीज़ को देखना। फाइंड, स्पॉट या कैच किसी चीज़ को पकड़ना। आपने किसी को चोरी करते हुए पकड़ा, आपने किसी को मरा हुआ पाया, आपने किसी को भागता हुआ स्पॉट किया। कुछ एक्शन को आप विटनेस कर रहे हो ना। हियर, लिसन का मतलब है सुनना, किसी से कुछ कहते हुए आपने सुना। और नोटिस, ऑब्जर्व का मतलब है जी आपने नोटिस किया, बस देखा, आपको ऐसा ऑब्जर्व किया आपने। चारों तरह की वर्ब्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज में बांट दी हैं, स्क्रीनशॉट इनके ले लेना। ये किसी एक्शन को विटनेस करने के लिए यूज़ होती हैं। अब इनकी परेशानी क्या है, इन वर्ब्स के साथ स्ट्रक्चर ये चलेगी, इनमें से कोई भी वर्ब आप लगाएं, जो आदमी वो काम कर रहा था उस काम को लिखें, उस आदमी का नाम लिखें और फिर उस काम को लिखें या तो वर्ब की बेस फॉर्म में या वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। याद रखना पड़ेगा आपको ये, वर्ब की बेस फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोनों तरीके से उस काम को बताया जा सकता है। अब देखते हैं कैसे यूज करेंगे। आई सॉ हिम स्टील या स्टीलिंग मनी फ्रॉम योर पॉकेट। मैंने उसको पाया स्टीलिंग करते हुए मनी को तुम्हारी पॉकेट से, तुम्हारी जेब से। स्टील भी यहाँ ठीक है, देखो वर्ब आ गई सॉ, जिसने काम किया चोरी का वो भी आ गया समवन, और बाद में क्या लिखा, डू समथिंग या डूइंग समथिंग, स्टील मनी या स्टीलिंग मनी। दोनों में फर्क ये है, अगर आप डू लिख रहे हैं, स्टील लिख रहे हैं, तो आपने फुल एक्शन को देखा। उसने जेब में हाथ डाला, हाथ को बाहर निकाला, पैसा लिया, जेब में डाला, पूरा एक्शन आपने देखा। और अगर आपने पार्शियल एक्शन देखा है तो आप डूइंग कर रहे हैं, आप स्टीलिंग करते हुए देख रहे हैं। इतना ही फर्क है, समझ गए। आई हर्ड द शॉपकीपर लाई या लाइंग टू हिज कस्टमर। मैंने सुना शॉपकीपर को झूठ बोलते हुए अपने कस्टमर को। अगेन ये वर्ब आ गई सुनने वाली, हियर। सुना किसको, शॉपकीपर को। काम क्या कर रहा था, झूठ बोल रहा था। तो या तो लाई वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म, या फिर लाइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखो कभी कभी क्या होगा, ये जो आप वर्ब की बेस फॉर्म वाला काम है, इन वर्ब्स के साथ में यूज नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म वाला ही काम इन वर्ब्स के साथ में यूज करेंगे। जैसे द पुलिस कॉट हिम स्टील या स्टीलिंग फ्रॉम ए शॉप। पुलिस ने उसको पकड़ा शॉप से स्टील करते हुए, या पुलिस ने पकड़ा आरोपी को भागते हुए, शहर से भागते हुए। जब आप किसी को पकड़ते हैं ना तो पूरा एक्शन नहीं देखते हैं, आप उसको आधा एक्शन देखते हुए पकड़ते हैं। क्या ऐसा हो सकता है पुलिस ने उसको देखा, होने को तो हो भी सकता है कि पुलिस वहाँ खड़ी रही, वो चुराता रहा, पूरा चुरा लिया, फिर पुलिस ने उसको पकड़ा। पर जनरली आप किसी को चुराते हुए पकड़ते हैं, किसी को भागते हुए पकड़ते हैं। तो जब आप कैच, स्पॉट या फाइंड करते हैं समबडी, तो उसके साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लगा के फुल एक्शन वाला मीनिंग नहीं देते, अंग्रेजी में यूज़ नहीं किया जाता। इनके लिए आप इन तीनों वर्ब्स के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाला मीनिंग ही रखें। बाकी ये सारी वर्ब्स हैं बेस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, दोनों फॉर्म में अपने एक्शन को बता सकती हैं। फुल एक्शन देखा, पूरा एक्शन देखा शुरू से लास्ट तक, तो बेस फॉर्म। आधा एक्शन देखा बीच में कहीं से, तो पार्शियल एक्शन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर भाई साहब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना, तो मुझे ये बताओ, ये वो रेस है जिसने देखा कमाला हैरिस को एंटर करते हुए देरी से और फेस करते हुए टफ ऑड्स को। सो प्रेसिडेंट कमाला हैरिस, क्या लिखूं यहाँ पे, या तो लिखो एंटर एंड फेस, या लिखो एंटरिंग एंड फेसिंग। यहाँ पे एंटर फेस ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि रेस जो है इलेक्शन की, इसमें शुरू से लास्ट तक कमला हैरिस को देखा गया है। भाई इलेक्शन रेस तो शुरू से लास्ट तक, कब कमला हैरिस ने अपना पर्चा भरा, कब इलेक्शन में खड़ी हुई, है ना। तो फेस लिखोगे या एंटर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा बेस फॉर्म वाला, नहीं तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, गलत नहीं होगा। तो ये जो आपने कर दिया ना, ये वर्ब बना दिया, सब्जेक्ट लिख करके इसकी दो वर्ब V2 में डाल दी, गलत हो गया। आपको यहाँ पे सो कमाला हैरिस एंटर और फेस टफ ऑड्स ऐसा लिखना चाहिए था। चलिए, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट बड़ा वाला था, आपने समझ लिया होगा। एक और तरीका था इसको सही करने का, अ रेस दैट सॉ दैट। यहाँ पे दैट अगर लगा देते तो फिर कमाला हैरिस की दो वर्ब्स आ सकती थी, समझ गए ना।
जिसने देखा कि कमला हैरिस लेट एंटर की और फेस किया टफ ऑड्स को। अगर दैट यहाँ पे लग जाए कंजंक्शन तो सब्जेक्ट वर्ब का पेयर बन सकता है, लेकिन सी वर्ब्स के साथ में हम कोशिश करते हैं इसी फॉर्मूला के ऊपर चलें। सी, हियर, लिसन, नोटिस, है ना, इन सभी वर्ब्स के साथ। चलिए लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके कमेंट्स में भी डाल दूंगा इनके ना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। चलो कोशिश करो इसको ब्रेक करने की। मैं एक बार टाइम देख लूँ कितना हो गया। चलो, वोटर्स अपीयर टू टर्न अगेंस्ट मिस हैरिस फॉर हर एसोसिएशन विद एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट while lifting the post pandemic economy apparently failed to sufficiently lower everyday prices। ये लो कर लेना, ठीक है। वोटर्स दिखाई दिए, चलो यहाँ इसको अलग करके पढ़ते हैं, इसको ब्रेक करके ही पढ़ते हैं जैसे अपने को पढ़ना चाहिए। वोटर्स अपीयर हुए, वोटर्स दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए भाई? वोटर्स बन गया सब्जेक्ट, अपीयर बन गई इनकी वर्ब। कि वो टर्न अगेंस्ट हो गए, वो खिलाफ हो गए। टर्न अगेंस्ट होना, किसी के खिलाफ होना। और किसके खिलाफ हो गए? मिस हैरिस के, कमला हैरिस के। और क्यों? पूरा रीजन बताया गया एडवर्ब ऑफ रीजन लगा करके प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ में। ये खिलाफ हुए उसकी एसोसिएशन की वजह से, रिश्ते की वजह से, एक प्रशासन के साथ में, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है? एडमिनिस्ट्रेशन वो है भाई साहब, दैट वो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने लिफ्ट करते हुए यानी हटाते हुए पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमी को। लिफ्ट करना, किसी चीज़ को हटाना या ऊपर उठाना। ये वो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है जिसने ऊपर उठाते हुए पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमी को अपेरेंटली फेल कर गया। वो अपेरेंटली यानी जाहिर तरीके से फेल कर गया, नाकामयाब रहा कम करने में, लो करने में रोज़मर्रा के प्राइसेस को, ठीक है, एवरीडे प्राइसेस को। तो ये स्ट्रक्चर थी इस सेंटेंस की। वोटर्स दिखाई दिए कि वो टर्न अगेंस्ट हो चुके थे कमला हैरिस के खिलाफ, कमला हैरिस के रिश्तों की वजह से एक ऐसे प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जो प्रशासन इकोनॉमी को बूस्ट करते हुए, लिफ्ट करते हुए पेंडेमिक के बाद में फेल कर गया, नाकामयाब हुआ कि वो कम कर सके रोज़मर्रा की चीज़ों के प्राइसेस में, एवरीडे प्राइसेस में। कहाँ पे गलतियाँ हैं? चलो सबसे इजी वाले से शुरू करते हैं, है ना। ये एवरीडे और एवरीडे स्पेस के साथ और बिना स्पेस के, ये कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, नहीं आता तो एक बार फटाफट सुन लो, याद रह जाएगा, 1 मिनट का काम है। देखो, 2 वर्ड्स हैं, एवरी और एक वर्ड है डे। अगर इन दोनों के बीच में स्पेस रख दिया जाए तो ये बन जाती है एडवर्ब, और इसका मतलब होता है हर रोज़। मैं खाना खाता हूँ 9 बजे हर रोज़, वो मंदिर जाती है सुबह में हर रोज़। समझ गए? एवरी डे की जगह एवरी वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। तो ये एवरी डे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताती है ना, किसी चीज़ के होने की। समझ गए ना, कितनी बार वो हो रही है। क्या ये एवरी डे जो यहाँ लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ज़रूरी था? वो फेल कर गया प्राइसेस को कम करने में, क्या वो रोज़ फेल करता था? ऐसा नहीं है ना। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे रोज़मर्रा के प्राइसेस की। रोज़मर्रा समझते हैं ना, आम जिंदगी, नॉर्मल रूटीन जो लाइफ के प्राइसेस की। तो रूटीन लाइफ के लिए आपको क्या करना है? एवरी और डे के बीच का स्पेस निकाल देना है। एवरी डे, एवरी डे का मतलब होता है रूटीन। ये एक एडजेक्टिव है, नाउन्स के पहले आता है और नाउन्स के रोज़मर्रा होने की क्वालिटी को बताता है। तो एवरी डे स्पेस वाला और एवरी डे बिना स्पेस के 2 अलग अलग टाइप के वर्ड्स हैं। अगर इस फॉर्मूला से चले हैं तो ये एवरीडे प्राइसेस में बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। सबसे कॉमन वाली एरर बता रहा हूँ जो देखते ही आपको पकड़ में आनी चाहिए। चलो दूसरी एरर कहाँ है इसमें? देखिए, ये फेल कर गई कम करने में, लो करने में हर रोज़ के प्राइसेस को। लो यानी कम, लेकिन ध्यान ये देना है, लो जो है ना, लो एक एडजेक्टिव है। कम करना और कम होना, किसी चीज़ का कम होना और कम करना 2 अलग अलग बातें हैं ना। आपका बैलेंस लो है तो मतलब लो बैलेंस, एडजेक्टिव लो का इस्तेमाल होगा। अगर आपने किसी चीज़ को कम कर दिया तो आप उसको लोअर करेंगे। तो एडजेक्टिव से वर्ब बनाते हुए आपको फॉर्म को बदलना होता है, पीछे कुछ ऐड करना होता है, खास करके इन एडजेक्टिव्स की। हाई से बनेगा हाइटन, हाइटन की स्पेलिंग देख लेना, हाई में ई नहीं लगा हुआ, हाइटन में एक एक्स्ट्रा ई भी लग जाता है, पीछे TEN भी लगा हुआ है। क्विक से क्विकन, शॉर्ट से शॉर्टन, सॉफ्ट से सॉफ्टन, वाइड से वाइडन।
टाइट मतलब बहुत कड़ा है ना, बहुत टाइट। टाइटन यानी किसी चीज़ को टाइट करना। डीप मतलब बहुत गहरा, डीपन यानी किसी चीज़ को गहरा करना। सॉफ्ट मतलब बहुत मुलायम, सॉफ्टन मतलब किसी चीज़ को सॉफ्ट बनाना। तो बनाने के लिए वर्ब के लिए राइट साइड वाले वर्ब्स और एडजेक्टिव्स के लिए लेफ्ट साइड वाले वर्ड्स। अगर इस फॉर्मूला से चलें तो यहाँ पे प्रशासन फेल कर गया लोअर करने में, टू लो नहीं, टू लोअर एवरीडे प्राइसेस। सही फॉर्म को आपको वर्ब की यूज़ करना था, लो एडजेक्टिव यूज़ कर दिया आपने वर्ब की जगह पे। टू प्लस में बेस फॉर्म वर्ब की यूज़ होती। तो ये थी सेकंड एरर, थोड़ी सी मीडियम लेवल की एरर थी। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। देखो थर्ड नंबर एरर है जी परफेक्ट इन्फिनेटिव की। वर्ब के साथ में कभी कभी सिंपल इन्फिनेटिव या कभी कभी परफेक्ट इन्फिनेटिव लगता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है? देखो सिंपल इन्फिनेटिव होता है टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या हो सकती है? प्ले, सिंग, ईट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है बिना एस या ई एस के कहलाती है वर्ब की बेस फॉर्म। तो टू प्ले, टू सिंग, टू ईट जो है सिंपल इन्फिनेटिव है। बहुत सारी वर्ब्स के बाद में सिंपल इन्फिनेटिव लगाया जाता है, लेकिन कुछ वर्ब्स अपने बाद में सिंपल इन्फिनेटिव नहीं लेती हैं, वो लेती हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये बिल्कुल परफेक्ट टेंस जैसा है, जिसमें हैव प्लस में V3 का इस्तेमाल होगा, टू प्लस में हैव प्लस में V3। अब ऐसा कब होगा? जब जो एक्शन है इन्फिनेटिव से बताया जाने वाला वो उस वर्ब से पहले हो चुका है, जो वर्ब लिखी हुई है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं आगे। अगर उस वर्ब से पहले वो एक्शन हो चुका है, परफेक्ट में है, फिनिश्ड है, तो यूज़ करें परफेक्ट इन्फिनेटिव को, नहीं तो यूज़ करें पेंडिंग एक्शन है तो सिंपल इन्फिनेटिव को। जैसे द वेदर सीम्स टू इम्प्रूव। वेदर दिखाई देता है कि वो इम्प्रूव हो रहा है। वेदर सीम्स टू हैव इम्प्रूव्ड। वेदर दिखाई देता है कि वो इम्प्रूव हो चुका है। दोनों में फ़र्क है। टू इम्प्रूव बता रहा है कि वेदर अभी इम्प्रूव होगा, हमें लग रहा है कि अभी होगा, और टू हैव इम्प्रूव्ड का मतलब है इम्प्रूव हो चुका है पास्ट में। समझ गए? ये सिंपल इन्फिनेटिव जो है फ्यूचर में होने वाले एक पेंडिंग एक्शन को बता रहा है, परफेक्ट इन्फिनेटिव पास्ट में हो चुके एक फिनिश्ड एक्शन को बता रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कब आप सिंपल का और कब परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करोगे। दिक्कत ये है जी, आपको इन 5-6 वर्ब्स को याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में अक्सर परफेक्ट एक्शन होना चाहिए और परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। सीम, अपीयर, क्लेम, से, अलेज, बिलीव और रिपोर्ट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है इनके बाद ये दूसरा इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन परफेक्ट इन्फिनेटिव अक्सर इन्हीं वर्ब्स के साथ में यूज़ किया जाता है। और 4-5 होगी इसके अलावा भी, मोटी मोटी ये 7 जो कॉमन वाली आपके सामने है। ठीक है, जैसे सीम के साथ में ये काम पहले हो चुका था तो सीम टू हैव इम्प्रूव्ड। वैसे बिलीव के साथ में शी इज़ बिलीव टू लीव द टाउन लास्ट ईयर। वो ऐसी बिलीव की जाती है, उसका ऐसा माना जाता है। ऐसा शी इज़ बिलीव मतलब उसके लिए ऐसा माना जाता है कि वो टाउन को पिछले साल छोड़ चुकी है। ये काम पहले ही पिछले साल में ही हो चुका है, तो टू लीव से काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ लिखना चाहिए शी इज़ बिलीव्ड टू हैव लेफ्ट द टाउन लास्ट ईयर। ठीक है, बिलीव वर्ब इन्हीं वर्ब्स में से एक वर्ब है। वैसे ही द हाउस वॉज रिपोर्टेड टू सेल फॉर $1 मिलियन। हाउस रिपोर्ट किया गया, ऐसी रिपोर्ट्स हमें मिली हाउस पे कि वो सेल हो चुका था $1 मिलियन के लिए। पहले वो सेल होगा फिर रिपोर्ट मिलेगी। सेल वाला काम ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे आप परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू हैव सोल्ड। लेकिन ध्यान रखना, इस केस में हाउस जो है उसको बेचा गया है, उसके ऊपर काम हुआ है। यहाँ वेदर इम्प्रूव करेगा, यहाँ शी जो है टाउन को छोड़ के जाएगी, लेकिन यहाँ पे हाउस किसी को सेल नहीं करेगा, हाउस खुद सेल होगा। तो टू हैव सोल्ड लगेगा तो परफेक्ट इन्फिनेटिव, लेकिन पैसिव फॉर्म में, और पैसिव फॉर्म होती है परफेक्ट की पीछे बिन लगा के। द हाउस वॉज रिपोर्टेड टू हैव बिन सोल्ड फॉर $1 मिलियन। मेरे ख्याल से ज़्यादा गहरा नहीं हुआ होगा, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट था, एक बार रिपीट कर लेना, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। अगर इससे चला जाए तो वोटर्स जो है वो अपीयर हुए कि वो टर्न हो चुके थे, टर्न होने वाले नहीं थे। ऐसा दिखाई दिया कि वोटर्स टर्न हो चुके थे मिस हैरिस के खिलाफ, तो दे अपीयर्ड टू टर्न, नहीं टू हैव टर्न्ड। ठीक है,
चलो ये एडवांस्ड वाली एरर थी जो ब्रेक करके आपको देखनी थी। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको एज क्विज, और जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे आज की क्लास में वो तीनों इस पे लगेंगे, एक नहीं दो नहीं तीनों। देख लेना, ये कोट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है, डैंगलिंग पार्टिसिपल तो नहीं बना रहा कहीं है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से भी बन जाता है वो डैंगलिंग वाला, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी बन जाता है, चेक कर लेना। ठीक है, डिस्पाइट वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेना, और मेक वर्ब का कॉन्सेप्ट भी आपको चेक करना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मैंने डाल दिया है, आप भी अपना आंसर पोस्ट करें इन द कमेंट सेक्शन। तीन में से कितनी एरर्स आप पकड़ पाए मैं भी देखना चाहूँगा, और सब लोग देखना चाहेंगे। ठीक है, कोशिश करो और डालो, जो आपके हिसाब से सही है गलत है वहीं पे अपने कमेंट्स में रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे। जरूर से क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना, और हाँ ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।